बुंदेलखंड राज्य के एक छोटे से गांव में सुरेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सुरेश के माता-पिता सड़क दुर्घटना में सुरेश के बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए सुरेश के ऊपर बचपन से ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तभी से सुरेश गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करता है और सुरेश की पत्नी नीतू गांव के सरपंच के यहाँ काम करती है। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं। दोनों के इतने मेहनत करने के बावजूद भी कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, गर्मी समाप्त होने लगती है और ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। कुछ महीना बीतता है, खूब कड़ाके की ठंडी होने लगती है। हर साल ठंडी कुछ कम पड़ती थी, लेकिन इस साल ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। गांव के लोगों का जीना बेहाल कर रखा था। इस बार की ठंडी, कहीं आने जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो नीतू, इस बार कितनी ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ाके की ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ठंड के मारे सारा बदन जमने लगता है। इतनी ठंडी में घर से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। अच्छा नीतू, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार साहब गुस्सा करेंगे। इतना कहकर सुरेश काम पर चला गया। जीतू बेटा, तेरे पापा तो काम पर चले गए, मैं भी अब काम पर जा रही हूँ। मुझे भी बहुत देर हो गई। तू घर का देखभाल करना और अपने घर में ही रहना। इतनी ठंडी में घूमने मत चले जाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। मैं जल्द ही आज आने की कोशिश करूँगी। ठीक है माँ, मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाऊँगा। बेटा, खाना बनाकर रख दी हूँ, जब भूख लगे तब खा लेना और अपने कमरे में जाकर लेट जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। एक बार और बता रही हूँ, टाइम पर खाना खा लेना बेटा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने मत निकल जाना इतनी कड़ाके की ठंडी में। जीतू को इतना समझाकर नीतू भी काम पर निकल पड़ी। थोड़ी देर में नीतू मुखिया के घर पहुंची। मुखिया जी स्वभाव से बहुत कठोर और निर्दयी था और अलाव के पास खड़ा होकर अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी मुखिया की नजर नीतू पर पड़ी और तभी नीतू के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, नीतू, कितनी देर से आ रही हो? तुम्हें नहीं पता कि ठंडी में मेरे घर के लोग जल्दी से काम खत्म करवाना चाहते हैं। लगता है तुम लोग काम की कीमत नहीं समझती हो। सिर्फ तुम लोगों को बिना मेहनत के ही सैलरी चाहिए। मालिक, माफ कर दीजिए, ठंड इतना होने के कारण सो के उठने में लेट हो गई, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा दूं। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। देखता हूँ तुम कितनी जल्दी काम निपटा दोगी। अगर काम में जरा सा भी लापरवाही हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। मुखिया की यह सब बातें सुनकर नीतू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए मुखिया की सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर मुखिया की बातें सुनने के बाद वह चुपचाप अपना काम करने जा रही थी। तभी वहां मुखिया की पत्नी आ जाती है। क्यों डांट रहे हो नीतू को इतनी ठंड में? ये भी इंसान है, हमारे यहाँ काम करने आई है। आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इन सब पर? इतनी ठंडी हो रही है, फिर भी ये काम पर आए हैं। आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए इन सबको। बेचारी ये नीतू अपने बच्चे को घर पर छोड़कर आई है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो ये सब हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। यह लोग ऐसे ही ठंडी का बहाना बनाएंगे। गर्मी भर इन लोगों का यही हाल था और ठंडी में भी इनका यही काम है, सिर्फ बहाना बनाना। नीतू ने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाकर मुखिया के पास से चली आई और अपने बेटे जीतू के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन नीतू के मन में मुखिया के व्यवहार को लेकर आक्रोश बनने लगा। इधर सुरेश ठंड से कांपते हुए जमींदार के खेत में मजदूरी कर रहा है। जमींदार अपने खेतों का काम करने के लिए सभी मजदूरों पर सख्त निगरानी रख रहा है। सुरेश काम सही से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम से रहे हैं, लेकिन आपका काम पूरा करके जाऊंगा।
आप चिंता ना करें मालिक। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी ठंड मौसम में भी काम करना पड़ रहा है। अगर मैं काम पूरा नहीं किया तो जमींदार साहब मुझे काम से निकाल देंगे, तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? नीतू भी उतना नहीं कमा पाती कि जिससे महीने भर का खर्चा चल जाए। सुरेश के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते हाथ पैर ठंड से अकड़ गए थे, लेकिन फिर भी काम कर रहा था, क्योंकि उसे अपने बेटे जीतू और अपनी पत्नी नीतू के लिए कमाना था। सुरेश जानता था कि मेहनत ही उनका सहारा है। मालिक, थोड़ा काम बच गया है, कल सुबह आकर वो भी पूरा कर लूंगा। ठंड बहुत बढ़ रही है, अब आप मुझे घर जाने की इजाजत दे। मेरे बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। नहीं सुरेश, आज का काम पूरा करके ही जाना, नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ लेना कि तेरी नौकरी गई। और इतना कहकर सुरेश फिर काम पर लग जाता है। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सुरेश इतनी ठंड में किसी तरह काम निपटाकर लौटने का सोच ही रहा था, लेकिन जमींदार ने उसे और देर तक रोक लिया। सुरेश मन ही मन जमींदार को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसकी मजबूरियों ने उसे चुपचाप करा रखा था। और इधर ठंडी अपने चरम सीमा पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे हुए थे। कुछ लोग तो बिस्तर में पड़े हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। इस बार की तो ठंडी में गरीब परिवार के लोग और भी दुखी थे। वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां गर्मी के मौसम में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। रामदीन, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार वह किसी तरह चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, बेटा, इस सर्दी के डर से तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। हमें हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा अपने गांव वालों के लिए। अगर ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन चाचा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो हाथ पैर जम जाते हैं, और इतनी लकड़ियां काटने में तो पूरा दिन लग जाएगा। भाइयों, ये ठंडी बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें कष्ट करके लोगों के लिए लकड़ियां लानी होगी, ताकि हमारे गांव के लोग सही सलामत रहें। अपने गांव वालों के लिए हमें यह कष्ट उठाना पड़ेगा, ताकि हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था रहे। गांव के लोग रामदीन के बातों से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सब ने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। रामगढ़ की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। सुरेश के घर लौटने के बाद नीतू ने उसे जीतू के तबीयत के बारे में बताया। जीतू की यह हालत देखकर सुरेश मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? इतनी कड़ाके की ठंडी में जीतू को कहां लेकर जाऊं? किस डॉक्टर को दिखाऊं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? सुरेश इतना सोचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, नीतू, अब लगता है कि ठंडी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। घर में अलाव जलाना भी जरूरी हो गया है, लेकिन सूखी हुई लकड़ियां कहां से लाऊं? महीने बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक सूर्य देव का दर्शन भी नहीं मिला। और तो और जमींदार ने इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय तक नहीं मिला। सुनिए जी, मैंने सोचा था कि मुखिया जी से कुछ मदद मांग लूं, लेकिन उससे पहले मैं उनसे कुछ कहती, वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जैसे ही काम पर पहुंची, सिर्फ चिल्लाने लगे। नीतू, ये सब बड़े लोग हैं, हमारी परेशानी से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, और इन सब जमींदारों के लिए हमारी तकलीफों से क्या मतलब है?